मैं चौधरी रफीकुर पतौड़ी प्रधान, विकासशील सरपंच एसोसिएशन का उपाध्यक्ष। दरअसल पहले जो एसोसिएशन तैयार की थी वो ये कार्यकारिणी के सदस्य हैं जो बैठे हुए हैं, इन्होंने ही उस एसोसिएशन को तैयार किया था। दिनों रात मेहनत करके प्रदेश की गांव-गांव का भ्रमण करके उस एसोसिएशन को बहुत बड़े लेवल पर खड़ा करने का काम किया था। इसमें भी कोई शक नहीं कि हमने बिल्कुल एसोसिएशन के माध्यम से जब हमने उसको खड़ा किया, मेहनत किया, वो मेहनत नज़र आई। हरियाणा प्रदेश के लोगों को एकजुट होकर के हमने अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी, चाहे जसिया के अंदर शक्ति प्रदर्शन की बात हो, चाहे विधानसभा के घेराव की बात हो। जब तक ठीक चल रहा था, सब व्यवस्थित था, जब उसका राजनीतिकरण हो चुका तो ऐसे सारे साथियों ने बैठ के डिस्कस की कि इतने लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, उनके विश्वास के ऊपर हमें डांका मारने का काम नहीं करना चाहिए, उनके विश्वास पर हमें खरा उतरने का काम होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने हमारे ऊपर बेबाक अंदाज के साथ में विश्वास करने का काम किया था। तो हमारा दायित्व, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन लोगों के विश्वास को तोड़ने का काम न करें। इसलिए विकासशील सरपंचों से, क्योंकि सरपंच का मकसद होता है विकास को कराना, ग्रामीण ग्राउंड की रिपोर्ट, गांव के अंदर विकास से गांव को जोड़ना। तो इसलिए विकासशील सरपंच एसोसिएशन एक रजिस्ट्रेशन एसोसिएशन है, एज पर रूल उसको सारी गाइडलाइंस फॉलो करने के बाद में। और सबसे बड़ी खुशी की बात, इस एसोसिएशन के हमने चाहे पूर्व में जिला परिषद रहे हों, चाहे पूर्व में ब्लॉक समिति रहे हों, पूर्व में सरपंच रहे हों, जो साथी रहे हैं उस इस प्रदेश की कार्यकारिणी के अंदर भी मौजूद रहेंगे और इस एसोसिएशन का वो मेंबर भी रहेंगे जिनको इसमें शामिल किया गया है। बायलॉज के अंदर बाकायदा दिया गया है कि पूर्व पंचायत राज इलेक्टेड बॉडी के जो पूर्व में सदस्य रहे हैं उनको भी इस एसोसिएशन के साथ जोड़ने का काम किया गया है। ये मांगे हमारी पंचायत राज के एक्ट 73 के अंदर, जो 11वीं सूची के अंदर 29 अधिकार केंद्र सरकार ने दिए हुए हैं, उन्हें पूर्ण रूप से हरियाणा प्रदेश के अंदर लागू किया जाए, जो विभिन्न प्रदेशों में लागू है। नंबर 2 पे विकासशील एसोसिएशन को ई ट्रेंडिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होनी चाहिए ई ट्रेंडिंग, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बड़ा बजट गांव के अंदर किसी 1 करोड़ का टेंडर होता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बाकी 20 लाख तक की पावर, जो गांव का व्यवस्थित तरीके से चौमुखी विकास कराया जा सके, इसलिए 20 लाख तक की पावर सरपंच के पास होनी चाहिए, उससे ऊपर का टेंडर लगा दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम समर्थन करते हैं 20 लाख से ऊपर ही टेंडरिंग का। दूसरी बात, उसमें अभी सरकार ने 24/6/2023 को एक नई गाइडलाइंस पारित की थी, जो कामों को हिस्से में बांटने का। पहले रेजुलेशन के आधार पर काम हुआ करते थे, पंचायत का सरकारी रजिस्टर सरपंच के पास होता है, उसमें रेजुलेशन लिखा जाता है, उस रेजुलेशन के आधार पर काम हुआ करते थे। आज गाँव में तनाव की पोजीशन है, जिला परिषद ब्लॉक समिति का तनाव, सरपंच और जिला परिषद का चुनाव, ये तनाव की पोजीशन को हटाते हुए उसी एतबार से, रेजुलेशन के एतबार से गांव के अंदर उन कामों का बंटवारा नहीं किया जाना चाहिए। उस गाइडलाइंस को बिल्कुल निरस्त करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से जैसे पहले चलता आ रहा था उसी तरीके से उसे लागू किया जाना चाहिए। नंबर 4, सरकार किसी भी फंड से 25 लाख तक के विकास कार्यों की अनुदान राशि, जो 25 लाख तक के कार्यों की राशि आज 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 12 लाख, वो राशि विभिन्न अकाउंटों में आ रही है। कोई एक्शन के माध्यम से आ रही है और कोई विधायक का इंटरफेयर पंचायत के अंदर, वो ना हो करके सीधी 25 लाख तक की राशि सीधी पंचायत के खाते में होनी चाहिए और 20 लाख तक की पावर सरपंच के पास होनी चाहिए, उसकी पावर टेंडर की होनी चाहिए, बाकी वो राशि पंचायत खाते में आनी चाहिए। नंबर 5, जो पंचायत के अंदर, पंचायत के कार्य क्षेत्र के अंदर, जो सरपंच के कार्य क्षेत्र के अंदर जो लोग सरकारी संस्थाएं, वो गैर सरकारी संस्थाएं, चाहे कोई एनजीओ काम कर रहा हो, चाहे सरकार की कोई भी संस्था काम कर रही हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे वो चिकित्सा की बात हो, चाहे वो पब्लिक हेल्थ की बात हो, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात हो, किसी भी डिपार्टमेंट की बात हो, वहाँ के पब्लिक सर्वेंट जो लगे हुए हैं उनके ऊपर सरपंच का एक अपना थोड़ा सा सिस्टम होना चाहिए कि गाँव के अंदर सरपंच कहने से उस गाँव को कामों को व्यवस्थित तरीके से करा सके। स्कूल के अंदर टीचर कम क्यों आ रहे हैं, हाजिरी क्यों लगा रखी है, जो टीचर यहाँ आए नहीं हैं। चिकित्सा के अंदर दवाइयाँ, मेडिसिन कहाँ पे गई, जब तो आप लोग पीएचसी से उन दवाइयों को लेकर सब सेंटर पे पहुँच चुके हो, वो दवाइयाँ गई कहाँ पे, मेडिसिन गई कहाँ पे। तो इन व्यवस्थाओं को बनाने के लिए सरपंच के पास वो स्वतंत्र पावर होनी चाहिए, जो उनका क्वेश्चन मार्क लगा करके कमेंट लिख सके उनकी एससीआर के ऊपर कि आप यहाँ गलत कर रहे हो, ये आपके लिए पंचायत की तरफ से कोई किसी तरीके का सहयोग नहीं है। तो एक थोड़ा आकर के वो लोग पंचायत के उसमें आकर के वो लोग व्यवस्थित तरीके से गाँव में काम करने का काम करेंगे। ये हमारी मांग नहीं, ये बहुत सुंदर मांग है, सरकार को इस पर, सरकार की नॉलेज में चीज़ नहीं है, हम तो सरकार की नॉलेज में डालना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री की नॉलेज में तकरीबन ये सारी बातें नहीं है,
बाकी हम तो आप लोगों के माध्यम से उसकी नॉलेज में बातें डालना चाह रहे हैं कि हाँ चैलेंज है हमारे लिए पंचायतों के लिए। नंबर 6, सरपंच डिजिटल, आज डिजिटल वर्क है, आज पोर्टल का वक्त चल रहा है जो मुख्यमंत्री ने, हम सरकार ने थोप रखे ग्रामीण अंचल के ऊपर। एक पर्सनली ही सरपंच के लिए सहायक दिया जाना चाहिए। सरपंच बाहर के कामों को देखने का काम करेगा और वो सहायक वहाँ बैठ करके टेक्निकल कामों को देख करके पंचायत को चलाने का काम करेगा। नंबर 7, सरपंचों का मानदेय भत्ता जो 5,000 है उसे बढ़ा करके 15,000 किया जाना चाहिए, पंचों का 5,000 किया जाना चाहिए। 15,000 रुपये अगर सरपंचों का मानदेय बढ़ेगा तो तकरीबन कम से कम ये रहेगा। आज 5,000 रुपये की जब बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता 5 दिन के अंदर एक सरपंच लोगों के मान और सम्मान के अंदर पर डे 1,000 से 1,500 रुपये खर्च करने का काम करता है। तो सरपंच के लिए 15,000 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है, बाकी 15,000 रुपया उसका मानदेय भत्ता बढ़ाना चाहिए। नंबर 8, सरकार द्वारा कराए गए, जिस तरीके से सरकार टेंडर कराती है, जो टेंडर करा रही है 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बार वो टेंडर फेल होने का काम हो रहा है। टेंडर फेल होता है तो 2 बार अगर टेंडर फेल हो गया, किसी एजेंसी ने नहीं लिया, तो उस एस्टीमेट के आधार पर कलेक्टर रेट के ऊपर उसको पंचायत के लिए पावर होनी चाहिए कि उसको पंचायत ही कराने का डायरेक्टली काम करे। नंबर 9, सरकार द्वारा विकास कार्यों में लगाए गए टेंडर एजेंसियों को अलॉट, ये हो चुका। सरपंच जब तक अपने पद पर अधिकृत है, जब तक उसका और उसकी फैमिली का मेडिकल के दायरे में उसे लाया जाना चाहिए, जब तक वो है। एक बहुत अहम और बहुत बड़ी बात, आज पंचायती ज़मीनों के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में अवैध रूप से कब्जे हैं। पहले आपने देखा होगा ग्रामीण अंचल के अंदर बड़े बड़े चौक हुआ करते थे, बड़े बड़े रास्ते हुआ करते थे, बड़े बड़े नुक्कड़ हुआ करते थे जिन पे शाम को लोग बैठ करके हंसी मजाक किया करते थे, अपने सुख दुख की बातें बतलाया करते थे। आज उन चौकों को सुकेड़ करके बहुत छोटा कर दिया और लाल डोरे के अंदर, आबादी देह के अंदर पंचायती ज़मीनों पे टोटल कब्जा करके भूमाफिया बैठे हुए हैं। उनको तत्काल प्रभाव से सरकार आदेश जारी करे तो उनको हटाया जाना चाहिए और सरपंच से उसकी रिपोर्ट लेने का काम करे और उनको हटाया जाना चाहिए। हमारी ये 11 सूत्रीय मांगे हैं, जिन मांगों को आपके माध्यम से हम मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं को पहुंचाना चाहते हैं कि आप लोग इन मांगों को मानने का काम करें। निश्चित तौर पे हम बहुत बड़े आंदोलन की ओर जाएंगे और सरकार की ईंट से ईंट बढ़ाने का काम करेंगे और घुटनों के बल ला करके सरकार को अपनी मांगों को मनवाने का काम करेंगे। अगर वो नहीं मानती है तो हम बहुत बड़े आंदोलन के साथ में सरकार के खिलाफ जाने का काम करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो मुख्यमंत्री जिस अहंकार के साथ जी रहा है, वो किसी कलमकार ने लिखा था ना कि तू बड़ा नादा है जो अपनी बुलंदियों पे गुरूर करता है, तू बड़ा नादा है जो अपनी बुलंदियों पे गुरूर करता है। हमने चढ़ते हुए सूरज को भी ढलते देखा है, हमने चढ़ते हुए सूरज को भी ढलते देखा। सरकार हम बनाते हैं, सरकार हमें नहीं बनाती। सरकार हम चुनते हैं, सरकार हमें नहीं चुनती। इन लोगों को जब बड़े पदों पर बैठकर जिताकर गली गली और नुक्कड़ नुक्कड़ चौकट चौकट जाकर इन लोगों को इसलिए बनाकर वहां भेजते हैं कि आप लोग जाओ, आप गांव के लिए नए नए आयाम स्थापित करो, व्यवस्था बनाने की बात करो और गांव को विकास के साथ जोड़ने की बात करो। और ये लोग चंडीगढ़ जब आते हैं वहां से जीत करके विधानसभाओं से, यहाँ बैठ करके ये लोग हमारे ऊपर काले कानून थोपने का काम करते हैं, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा।